चलिए, हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अच्छे से समझ लिया कि क्या होता है। अब हम उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, उसको प्रूफ भी करते हैं, क्योंकि उसी फॉर्मूले पर बायंट फोर्स के क्वेश्चन हम करेंगे। पहले हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रूफ भी कर लेते हैं उसको फिर बाद में। तो फॉर्मूला क्या है सुने। जैसे हमने बात की अभी कि भाई किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में अगर कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, उसमें अगर हमने क्या कर दिया, कोई भी वस्तु है, कोई भी भार है जिसको हमने इसमें डुबाया हुआ है, कुछ पार्ट इसका हो सकता है डूबा हुआ हो। मान लीजिएगा ये वाला पार्ट डूबा हुआ है, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम सबमर्ज्ड, यानी कि लिक्विड के अंदर पानी, लिक्विड के अंदर वस्तु का आयतन, वॉल्यूम सबमर्ज्ड या फिर वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड, है ना, लिक्विड के अंदर या फिर द्रव के अंदर आयतन, अंदर आयतन। ठीक, ये वाला आयतन ये हो गया, इसको मैंने लिख दिया वी इनसाइड या वी सबमर्ज्ड, या अंदर की तरफ कितना आयतन है। यहां पर ये इसकी घनत्व हो गया किसका, द्रव का, लिक्विड का, है ना, रो एल, दिस इज द घनत्व ऑफ लिक्विड, लिक्विड का घनत्व हो गया। तो बायंट फोर्स लगता है ऊपर की तरफ इस पर, और ये कहां लगता है इसकी बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल तो ये ऐसा मान लीजिएगा लग रहा है, और इधर नीचे इसका mg था, तो ये अगर रुका हुआ भी है तो यहां पर fb की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, है ना। तो fb बराबर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। पहले इस फॉर्मूला को रट लेंगे, प्रूफ भी करेंगे, फिर इस पर प्रॉब्लम भी बहुत सारी देखेंगे। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक, द्रव का घनत्व इनटू वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड into G. This is the formula of buoyant force. This is the formula of buoyant force. और यही किसके बराबर है, वस्तु के भार में कमी के बराबर। यही किसके बराबर है, वस्तु के भार में कमी के बराबर भी है, एज पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना। तो ये हमें इतनी बात याद रखनी है, क्योंकि इस फॉर्मूले के बिना काम चलने वाला नहीं है। और कैमरामैन से मैं बोल रहा हूं कि भाई जो बॉक्स में इससे पहले हमने लिखा था ये फॉर्मूला, वहां से कट कर देना, उससे आगे ही जोड़ देना इसको, ठीक है। ओके, तो वस्तु का भार में कमी बराबर बायंट फोर्स रो एल वी इनसाइड इनटू जी। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है कि मान लीजिएगा हमने यहां पर एक वस्तु ली जिसको हमने स्प्रिंग बैलेंस से जोड़ रखा है, ठीक, और ये पानी जैसे जैसे हमने इसमें से डुबोया, जैसे हमने इसमें डुबोया, तो डुबो देने पर यहां से पानी निकल के इस बर्तन में गिरा, और इसको हमने किसी वेइंग मशीन मतलब भार नापने वाली मशीन, इस पर हमने इसको इकट्ठा कर लिया। तो हमने देखा कि भाई इसके भार में कमी आ रही, जैसे जैसे डुबाएंगे तो इस पर क्या होगा, पानी की वजह से बायंट फोर्स लगेगा, उत्प्लावन बल लगेगा, और वेट नीचे mg था तो भार में कमी आ गई, mg तो रहेगा नहीं, ऊपर की तरफ एक बल लगने लगेगा। तो कितना बल लगा, हमने देखा कि जो उस पर बल लगा उसकी वैल्यू, ये जो पानी डिस्प्लेस हुआ, विस्थापित हुआ, यहां से इस पानी का भार निकाल लिया, ये पानी के भार के बराबर भी प्रैक्टिकली यही आया इसी कैलकुलेशन के हिसाब से, है ना। तो हम कह सकते हैं कि बायंट फोर्स बराबर किसके हो गया, विस्थापित पानी के भार के बराबर। विस्थापित पानी की जगह द्रव कर दूं, द्रव के भार के समान, ठीक है। तो ये भी हम इस तरह भी निकाल सकते हैं कि कितना लिक्विड विस्थापित हुआ उसका भार निकाल लो, और उसका भार भी किसके बराबर आएगा, इसके, क्योंकि यही फॉर्मूले हमारे काम आने वाले हैं, इसलिए हम इनको एक तरह से फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे सवालों में। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ठीक। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट फिर से मैं बताता हूं कि घनत्व तो आएगा द्रव का, हमेशा घनत्व तो फॉर्मूले में आएगा किसका, द्रव का, और आयतन किसका आएगा, वस्तु का। वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड किसका, ये वस्तु का आयतन है, लेकिन कौन सा, जो पानी के लिक्विड के अंदर है, भाई जितना हिस्सा है अंदर है वो वाला लेना, पूरा है तो पूरा ले लेंगे, आधा है तो आधा ले लेंगे, और इसमें जितना भी आएगा उसका कितना भी फ्रैक्शन, जितना भी भाग है वो वाला ले लेंगे, ठीक। अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि इसको प्रूफ करने के लिए क्या सोचना है। अच्छा, मैं एक बात और बता देता हूं कि हमारे पास बायंट फोर्स विस्थापित द्रव के भार के समान है। इसको प्रैक्टिकली मान लो हमने पहले इस वस्तु का द्रव्यमान
इस वस्तु का द्रव्यमान हमने पहले किस में ले लिया, यहाँ पे हवा में ले लिया, हवा में ले लिया पहले। तो जितना भी भार आया होगा, मान लो W1 आया उसका भार, ठीक, और फिर इसमें डुबाया, इसमें भार W2 आया, तो इसके भार में कमी हम निकाल सकते हैं ना स्प्रिंग की बैलेंस की रीडिंग से। तो स्प्रिंग के बैलेंस की रीडिंग से जो भार में कमी आई तो वो वही आई जितना पानी यहां से विस्थापित हुआ उसके भार के बराबर। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो भार में कमी है, वो जो भार में कमी है वो किसके बराबर है, विस्थापित द्रव के भार के समान। और उसी को क्या बोला, बायंट फोर्स बोला, क्योंकि न्यूमेरिकल में यही फॉर्मूला बार बार आने वाला है। चलिए इसके प्रूफ की बात करते हैं। एक सिंपल सा प्रूफ इसके लिए आप सोच सकते हैं कि मान लीजिएगा हमारे पास कोई लिक्विड है, इस लिक्विड में आपने कोई वस्तु को डाल दिया है, तो हमें पता है कि इसके भार में कमी आ गई होगी या फिर इस पर कुल जो बल ऊपर की तरफ लग रहा होगा वही हमारा क्या है इसमें, मान लीजिएगा ये हाइट है h1, ठीक है, ये h1 है और यहाँ तक की ये हाइट है h2 और बेटा ये हाइट है h। तो सोचो इसका एरिया दे दिया मान लीजिएगा a, तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा F1, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा कितना F1, इधर से फोर्स लगेगा F2, और ये F1 माइनस F2 जो फोर्स होगा वही किधर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर कम, तो ये फोर्स कम, ये फोर्स ज़्यादा, तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स ही क्या होगा जो उसको मिल रहा होगा, वो वही हमारा FB होगा या बायंट फोर्स होगा। तो बायंट फोर्स हो गया बेसिकली F2 माइनस F1, ऊपर की तरफ लगने वाला कुल उत्प्लावन बल ये होगा। अच्छा, अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे प्रेशर P2 इंटू ए माइनस P1 इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया, और P क्या लिख सकते हैं, रो जी, रो ऑफ किसका, लिक्विड का, रो जी H2 माइनस रो ऑफ लिक्विड जी H1, और ए कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बहुत ध्यान से देखो, तो रो ऑफ लिक्विड और जी इंटू ए H2 माइनस H1, दिस इज व्हाट, दिस इज H। तो ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम यहाँ पे लिखेंगे A इंटू H इंटू जी, ये क्या बना, दिस इज व्हाट, इसका जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, दैट इज व्हाट A इंटू H। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड इंटू जी। तो यही बायंट फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका बायंट फोर्स का फॉर्मूला आएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड इनटू जी, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला रट लेना है। इस फॉर्मूले में आप ध्यान रखेंगे FB इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड इनटू ये जी को आप जी इफेक्टिव लिख लो, जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्यों लिख रहे कि मान लो कोई वस्तु लिक्विड, कोई भी बर्तन या कोई भी कंटेनर जिसमें बाल्टी में पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, आपने लिफ्ट में रखा और लिफ्ट एक्सेलरेटेड है। अगर लिफ्ट मान लीजिएगा ऐसे है और लिफ्ट में आपने इसे कंटेनर को भरा हुआ है ना, तो ऐसा कंटेनर को भरा हुआ है, ठीक, तो लिफ्ट एक्सेलरेटेड हो सकती है ऊपर भी या नीचे भी। तो उस केस में जी इफेक्टिव आपको पता ही है क्या होगा, जी इफेक्टिव कितना होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या जी प्लस ही हो जाएगा, और अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, बराबर जी माइनस ए हो जाएगा, अगर ये किसी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक। तो कुल मिला के बात हो गई कि इसमें जी इफेक्टिव की वैल्यू रख देंगे, इस बायंट फोर्स को निकाल सकते हैं। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात, इसमें आप इस बात ध्यान रखेंगे कि अगर साम्यावस्था में है, यदि साम्यावस्था है, इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम है तो उस समय क्या होगा, ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स, नीचे कौन लग रहा होगा, mg, तो हमेशा ये बराबर होंगे साम्य अवस्था में। तो ये भी हमारे बहुत काम आने वाली इक्वेशन है कि साम्य अवस्था के केस में वेट जो होगा, वेट वस्तु का भार साम्य अवस्था में बराबर होगा, और बहुत जगह हमारे काम ये आने वाला है, क्योंकि ऊपर लगने वाला कुल बल, नीचे कौन लग रहा होगा, केवल mg, तो ऊपर लगने वाला कुल बल किसके बराबर आ जाएगा, mg का, कब, जब साम्य अवस्था होगी, इक्विलिब्रियम होगा। तो ये बहुत काम आने वाला है, कई बार आपको साम्य अवस्था दी होगी, वस्तु रुकी होगी, उस पर लगने वाला कुल बायंट फोर्स बराबर उसके वेट के बैलेंस बराबर हो जाएगा, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि जब आप इधर वाली इक्वेशन में लिखोगे तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड लिक्विड इनटू जी करेंगे,
और इधर मास को क्या लिखेंगे, वस्तु का द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व, तो यहाँ लिखेंगे डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी। तो इसमें अंतर इस बात का रखना है, तो यहाँ दोनों में अंतर है, मास वेट को लिखने में और इसमें वॉल्यूम ये लिखना है जो बॉडी का पानी के अंदर डूबा हुआ है, यहाँ वॉल्यूम बॉडी का कंप्लीट वॉल्यूम है, यहाँ डेंसिटी लिक्विड की है, यहाँ डेंसिटी वस्तु की है ना। तो ये इक्वेशन भी कई बार काम आएगी जब हमारे पास साम्य अवस्था दी होगी, और बहुत सवालों में आपको साम्य अवस्था मिलेगी, इसलिए काम आएगा। हालांकि हमें भी लॉ ऑफ फ्लोटेशन पढ़ेंगे, तैरने के नियम क्या है उसमें भी हमारी समीकरण आएगी, वहां पर मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर ही हम कुछ लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तैरने के नियमों को समझते हैं। तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर कैसे डिपेंड करते हैं, उसमें डिपेंड करता है कि वस्तु का घनत्व क्या है और द्रव का घनत्व क्या है, इन बातों पर डिपेंड करता है, और वस्तु कितनी डूबी हुई है इन सब पर डिपेंड करता है। तो पहले मैं मान लो कुछ बातें आपको बता देता हूं कि भाई जब हम किसी वस्तु को किसी लिक्विड में डुबाते हैं तो वहां पर मैं अगर VB लिख रहा हूं तो VB का मतलब है वॉल्यूम ऑफ बॉडी, है ना, और VB इनसाइड का मतलब है, VB इनसाइड का मतलब है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड। लिक्विड में कितना पानी, कितना आयतन उसका डूबा हुआ है, और रो एल का मतलब डेंसिटी या घनत्व ऑफ लिक्विड, और रो बी का मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी, रोबी का मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी, वस्तु का घनत्व और इसका द्रव का घनत्व, ये चीजें हमने पहले से लिख ली है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि भाई क्या क्या लो है, जैसे हम अगर बात करते हैं एफबी का फॉर्मूला क्या है, एफबी का फॉर्मूला होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड इनटू जी, है ना, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड इनटू जी। अच्छा एक और चीज लिख सकता हूं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जो द्रव विस्थापित हुआ, द्रव विस्थापित का वॉल्यूम इनटू जी, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो द्रव विस्थापित हुआ उसका भार निकाल कर रख दिया, है ना, तो उसका भार तो बन गया ये विस्थापित द्रव का भार, तो चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, हालांकि ज्यादातर हम इसी को यूज करेंगे क्योंकि हमें दिया रहेगा, ये पता रहेगा, है ना। और mg में अगर बात करेंगे तो mg में डेंसिटी ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी, ये कंप्लीट वॉल्यूम है, ये कैसा है, टोटल वॉल्यूम, कुल आयतन, ये कुल आयतन है, ये वो आयतन है जो पानी में या लिक्विड में है ना, आयतन का जो लिक्विड में द्रव्यमान, जो द्रव में आयतन डूबा हुआ है, जो आयतन द्रव में डूबा है, ये वो वाला आयतन है। तो इसलिए इन चीजों में अंतर रखें, तभी हम इसको जो है लॉ ऑफ फ्लोटेशन को सही से समझ लेंगे। तो 3 केसेस में समझने की कोशिश करते हैं कि उससे हम ये भी निकालेंगे कितने भार में कमी आती है तो उसका आभासी भार कितना मिलता है। तो 3 केसेस में समझते हैं। मान लो केस फर्स्ट की बात करें, केस फर्स्ट की बात करते हैं। मान लो कि आपने ये यहाँ पे रखा हुआ है और इस वस्तु पर नीचे की तरफ कौन लग रहा है, इसका mg, जिसे हमने क्या नाम दिया, w, उसका वेट नाम दे दिया। ऊपर की तरफ कौन लग रहा है बेटे, इस पर fb, ऊपर की तरफ कौन लग रहा है, इस पर fb काम कर रहा है। ठीक, अब मान लो कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा है तो जाहिर सी बात है fw ज्यादा होगा, fb कम होगा। तो पहला केस यही होगा कि मान लो ये ग्रेटर देन है बायंट फोर्स से, इसको हम थ्रस्ट फोर्स भी बोल सकते हैं, टीएच भी बोल सकते हैं, इसलिए कहीं पर टीएच लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं। केस फर्स्ट क्या ले लिया हमने, एफ बी ग्रेटर देन, तो आभासी बल भार कितना होगा, है ना, आभासी बल या भार, आभासी भार या अपरेंट वेट, आभासी भार, दैट इज ए अपेरेंट लिख देता हूं, बराबर क्या W माइनस FB बन जाएगा। इतना ही भार फील होगा क्योंकि भाई जो एक्चुअल वेट था उस पर फोर्स ऊपर लग गया, तो अभी तो हमें इसका भार जो है mg फील होगा ही नहीं, अब तो mg से कम होगा क्योंकि ऊपर एक फोर्स लग रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वेट तो क्या लिखेंगे, mg को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। अब पूरी डूबी रहेगी, वस्तु नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी कि एक्सेलरेशन से बल की, तो इंटू जी, और ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड इनटू जी, ये तो होगा। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि भाई इसमें से मैं रो बी वी बी इंटू जी ये कॉमन लिया, मान लो ये 1 बचा,
रो एल वी बी। अच्छा इस समय वी बी, इस केस में क्या होगा, वी बी इनसाइड इक्वल टू किसका होगा, टोटल वॉल्यूम के। टोटल वॉल्यूम तो इसका अंदर है बॉडी का, जो भी वस्तु है ये, तो ये इसको मैं वी बी लिख दूंगा इंटू जी अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं, वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। बॉडी इंटू जी, तो सीधी सी भाषा में ये तो कट गया, तो कुल मिला के ये क्या बना, एम जी बन गया, एम जी, और यहाँ बच गया 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो वस्तु के भार में कमी आ जाएगी ये। तो ये फॉर्मूला हम कहीं कहीं यूज कर सकते हैं कि जब कोई वस्तु पानी में डूब रही है, लिक्विड में डूब रही है, तो उसके भार में कमी आ जाती है, क्योंकि द्रव का घनत्व यहाँ पर आ गया, वस्तु का घनत्व जनरली ज्यादा ही होता है सॉलिड का, तो इससे इसको जब डिवाइड करेंगे एक से कम वैल्यू आएगी, एक से कम आएगी, तो इसका एम जी का आंसर, इसका डब्ल्यू अपरेंट का आंसर एम जी से कम आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं ये। तो इंपॉर्टेंट है कि रो एल वस्तु का, द्रव का घनत्व, रो बी वस्तु का घनत्व, तो ये इसके भार में कमी आ जाएगी और वस्तु नीचे की ओर एक्सेलरेट होगी। एक्सेलरेशन निकाल भी सकते हो, उसको उसके द्रव्यमान से भाग कर दो, द्रव्यमान से भाग कर दो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे भी जाती रहेगी, है ना। तो पहले केस में हमें ये ध्यान रखना है कि भाई वेट ज्यादा है अगर तो। अच्छा इसमें इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये भी होगा कि भाई अगर ये ज्यादा है, अपरेंट वेट निकला है, ये ज्यादा है, ये कम है, तो ध्यान दो जी और वी भी तो सेम हो गया, जी और वी भी तो सेम हो गया। तो क्या इस केस में ये बोल सकता हूं कि ये वैल्यू हमारी एक से कम आएगी, तो रो एल कम है और रो बी ज्यादा है, क्योंकि भार में कमी आ रही ना। भाई ध्यान दो, ये वाले पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम है ना, ये तो सेम मिल गया इसमें, तो रो बी इज ग्रेटर देन रो एल, यानी कि पहले केस में आप बोल सकते हो डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और बॉडी वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी, वस्तु डूब जाएगी, सिंक हो जाएगी, यानी कि सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी, ठीक। और वस्तु डूबेगी, नीचे जाके बैठ जाएगी तली पर इस केस में। यानी कि अगर डेंसिटी वस्तु की ज्यादा है, वस्तु का घनत्व ज्यादा है, द्रव का घनत्व कम है, तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन के हिसाब से आप नीचे डूब जाओगे, बचोगे नहीं फिर उसमें, अगर वस्तु का घनत्व ज्यादा है और द्रव का घनत्व कम है, ठीक। पहला केस ले लिया। चलिए केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में है कि अगर मान लीजिएगा W इज इक्वल टू एफ बी है, थ्रस्ट फोर्स के बराबर है। थ्रस्ट फोर्स के जब बराबर होती है चीजें, तो इसका मतलब है कि वस्तु पर ऊपर लगने वाला बल बराबर नीचे वाले के बल के बराबर है। और उस केस में अगर मैंने ये बोल दिया कि डेंसिटी ऑफ बॉडी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये दोनों बराबर है, तो वस्तु पानी में बिल्कुल नीचे की तरफ जहां छोड़ दोगे वहीं रुक जाएगी। मान लीजिएगा नीचे की तरफ W और ऊपर की तरफ एफ बी है, नीचे की तरफ W और ऊपर की तरफ एफ बी है। तो W और एफ बी की अगर बात कर रहे हैं, तो अगर आपने यहाँ पे इसको छोड़ा तो यहीं पे रुकी रहेगी, तैरती रहेगी, लेकिन डूब करके, है ना, तैरेगी बट डूब करके। अगर यहाँ छोड़ोगे तो यहाँ, अगर आपने यहाँ छोड़ा वस्तु को तो यहीं रुकी रहेगी, यहाँ छोड़ा वस्तु को तो यहीं रुकी रहेगी, क्योंकि हर जगह पर एफ बी और जो W होंगे वो सेम होंगे, बस जहाँ छोड़ दोगे वहीं पर, है ना। चलिए मान लो हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया, तो पूरी वस्तु डूबी रहेगी, है ना। तो इस केस में वस्तु पूरी डूब कर तैरती रहेगी, पूरी डूब कर तैरती रहेगी, क्योंकि फोर्स बराबर है। और ऐसा कब होगा, डेंसिटी की वजह से होगा, डेंसिटी सेम होगी। तो देखो ध्यान से, एफ बी यानी कि अपरेंट फोर्स क्या होगा, अपरेंट मतलब आभासी फोर्स क्या होगा, एफ डब्ल्यू माइनस एफ बी, तो ये तो जीरो हो जाएगा। उस समय आपको लगेगा कि वस्तु में कोई भी भार नहीं है, शून्य होगा, है ना। और दूसरी चीज ये कि भाई अगर हम W बराबर एफ बी की बात कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड। अब इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड बराबर होंगे वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड इंटू जी, तो ये फिर से कटेगा, है ना। तो यहां पर डेंसिटी ऑफ बॉडी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड होंगे इस केस में। तो वस्तु को कहीं भी लाके छोड़ देंगे, वहीं पे
डूब करके तैरती रहेगी, ठीक है, लेकिन पूरी डूबी रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। तो इसमें डेंसिटी सेम होनी चाहिए, डेंसिटी सेम होकर भी आप पानी के लिक्विड के अंदर हो जाएगी वस्तु, बाहर नहीं निकलेगी, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी तैर तो रही बट लिक्विड के अंदर डूब रही, है ना। अच्छा, अब केस थर्ड की बात करते हैं। चलिए, केस थर्ड में क्या होगा कि भाई मान लीजिएगा उसका जो वेट है वो कम है और बायंट फोर्स या थ्रस्ट फोर्स ज्यादा है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वस्तु पानी के लिक्विड के कुछ बाहर की तरफ होगी, कुछ अंदर की तरफ होकर के तैरेगी, है ना। कुछ हिस्सा बाहर होगा, कुछ हिस्सा अंदर होगा। तो जो हिस्सा अंदर होगा ये वाला वॉल्यूम कहलाएगा अपना वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। लेकिन इस केस में W और FB, और वो वस्तु क्या होगी, उस पर ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स तो बाहर आकर के तैरने लगेगी। मतलब क्या होगा कि वस्तु पर पानी के लिक्विड के अंदर या द्रव के अंदर कुल ऊपर की ओर बल लगेगा और पानी या लिक्विड कहो, द्रव में ऊपर आकर ऊपर की और साम्य अवस्था में तैरेगी। तो जब ये तैरेगी, यहां पर अगर ये तैर रही है, मान लो आपने यहां छोड़ी थी तो ये ज्यादा बायंट फोर्स ज्यादा होगा, ये ऊपर ले आएगा। भाई मान लो, आपको ऐसा समझ लो कि शुरू में आपने इसको अंदर रखा तो रुक ही नहीं पा रही, कोई भी चीज अंदर डूबा रही, बाहर भाग रही तो बाहर भाग के यहां से आकर रुक गई। तो जब यहाँ आकर रुक गई मतलब वेट कम पड़ रहा था, बायंट फोर्स ज्यादा था, और जब बाहर आकर के रुक गई तो ये कौन सी अवस्था ले ली मैंने, साम्य अवस्था ले ली। और साम्य अवस्था का मतलब, तो साम्य अवस्था में क्या होगा, तो साम्य अवस्था में W बराबर किसको हो जाएगा, FB के, W बराबर FB के। तो जब हम साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम में FB बराबर W लिखेंगे तो FB बराबर W लिखने में अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ध्यान दें कि हमने ये देखा था कि भाई पानी के अंदर अगर आप वस्तु को लेकर के छोड़ देंगे ना किसी भी चीज को, अब मान लो मैंने यहां छोड़ा, ये FB है, ये mg है या W है, क्योंकि W का मैं ज्यादा है तो जाहिर से ऊपर जाएगी ना, तो बाहर आकर के इक्विलिब्रियम में जब आ जाएगी उसकी बात हम कर रहे हैं। और इसी केस में वो तैरेगी और सेफली तैरेगी बाहर निकल के, यानी कि आप जो है बॉडी का आधा हिस्सा बाहर भी होगा और तैरती भी रहेगी, कुछ ना कुछ हिस्सा तैर बाहर भी होगा। तो ये वाला लॉ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बहुत काम अवस्था में वेट mg के बराबर हो जाएगा। अंदर की तरफ अगर ले जाएंगे तो वेट कम रहेगा, FP ज्यादा होगा। अगर पूरी डुबो देंगे तो कुछ हिस्सा ऐसा होगा जब बाहर निकलेगा तो वहां पर साम्य अवस्था आ जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। दैट इज इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके ऊपर बहुत सवाल मिलेंगे। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि भाई FB बराबर, जैसे आपने W लिखा तो mg लिखा इसको, और FB को क्या लिखा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड इनटू जी। ये इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि इस बार अंदर की तरफ वाला वॉल्यूम कुछ और है, ये वाला वॉल्यूम VB इनसाइड है और ये वाला वॉल्यूम पूरी बॉडी का VB है। तो यहां पे लिखेंगे डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी। जी से जी तो कट गया। अब ध्यान दो डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड बराबर, अगर इसके नीचे ले आऊं, और वॉल्यूम ऑफ बॉडी inside the liquid upon volume of body। बॉडी का पानी में कितना है और वो, या फिर आप कह सकते हो वी सबमर्ज। सबमर्ज मतलब कितना पानी उसमें कितना लिक्विड में वो उसका आयतन मर्ज है ना, और पूरी बॉडी का वॉल्यूम, पूरी वस्तु का आयतन, है ना। तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि ये तो कम होगा क्योंकि वी बॉडी इनसाइड लिक्विड लेस देन वी बॉडी से तो कम ही होगा, जो अंदर होगा ये तो कम ही होगा टोटल बॉडी के आयतन से। इसका मतलब ये कम है ज्यादा है, अगर ये कम है ये ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कम है ही ज्यादा है, यानी कि डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा होगी,
इसका मतलब वस्तु बाहर की ओर निकल करके तैरने लगेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब किसी चीज को तैराना है तो द्रव का घनत्व ज्यादा रखो, वस्तु का घनत्व कम रखो, अगर किसी वस्तु को तैराना है। जब हम किसी जो है पानी के बड़े बड़े जहाज होते हैं, सोचो, और कील डूब जाती है, बचपन से पढ़ता है इस चीज को भी, कील डूब जाती है, बड़ा जहाज नहीं डूबता, तो कील का घनत्व, तो आयरन का घनत्व तो है, उसका घनत्व ज्यादा होता है, डूब जाती है। लेकिन पानी के जहाज में उससे खाली जगह की स्पेस होता है जिसमें हवा होती है, तो पूरा एवरेज घनत्व जो पूरे पानी के जहाज का होता है, लोहे का, हवा का, सारा मिला करके उसके पूरे का जो एवरेज घनत्व है वो द्रव के घनत्व से कम कर दिया जाता है, इसलिए उसके ऊपर तैरता है इसलिए इसको ऊपर तैरता है। तो ये वाला प्रिंसिपल हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें तो बाहर रह करके तैरेंगे और ये तो हम चाहते हैं कि बाहर रह करके तैरे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट देखो, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये क्या होगा, सापेक्ष घनत्व हुआ किसके, लिक्विड के। और अगर ये लिक्विड पानी हो तो क्या उसकी रिलेटिव डेंसिटी आ गई, है ना। इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर ये वाटर के लिए हो तो क्या आप ये कह सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटे वाटर का घनत्व। और क्या यही अब इसके बराबर भी आ गया, V इनसाइड अपॉन V बॉडी। तो V इनसाइड अपॉन V बॉडी से भी कि कितना आयतन वस्तु का उसके अंदर डूबा हुआ है, लिक्विड में या पानी में, उससे भी हम सापेक्ष घनत्व को निकाल सकते हैं। एक्चुअल में सापेक्ष घनत्व को निकालने का ये एक प्रैक्टिकल मेथड है। आपने किसी कंटेनर में क्या करा, किसी कंटेनर में मान लीजिएगा आपने वो वस्तु को डुबोया, है ना, और उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक। तो पानी, तो पहले तो वस्तु का आपने आयतन निकाल लिया, मान लो कोई भी क्यूब है, उसका आयतन A क्यूब है, और अब यहां देखो क्योंकि इसका वस्तु का इतना आयतन डूबा हुआ, रीडिंग ले लेंगे उसको कितना आयतन डूबा हुआ है, यहां से नाप लेंगे कितना आयतन डूबा हुआ, तो कितना आयतन डूबा है वो और कुल आयतन से भाग कर दो, तो उस वस्तु का पानी के सापेक्ष घनत्व निकल जाएगा। यानी कि आप उस वस्तु का घनत्व भी निकाल सकते हो, क्योंकि पानी के सापेक्ष निकलेगा तो वस्तु का घनत्व तो निकल ही जाएगा, एब्सोल्यूट घनत्व तो निकल जाएगा। तो यानी कि पानी का सापेक्ष घनत्व या पानी के सापेक्ष किसी वस्तु का घनत्व निकालना या किसी वस्तु का घनत्व निकालने का ये एक प्रैक्टिकल तरीका है, बड़ा सिंपल सा मेथड है। कंटेनर में लिक्विड लिया, कौन सा, पानी लिया, और आपने क्या करा, उसमें ये रख दिया, इसका ये आयतन आपने माप लिया, कितना है, माप सकते हो आसानी से, कितना हिस्सा डूबा हुआ है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई आप सब माप लोगे कितना डूबा हुआ है, तो आयतन निकालने में कोई मुश्किल नहीं है, कितना आयतन डूबा हुआ है, और टोटल आयतन कितना है ये भी आपको पता रहेगा शुरू में उसका, मान लो क्यूब ही ले लो आप, 1 मीटर सेंटीमीटर क्यूब का कोई भी ले लो, तो आपके पास ये दोनों आयतन प्रैक्टिकली रीडिंग से मिल जाएंगे, और दोनों का रेशियो निकाल दो तो आपको इस वस्तु का सापेक्ष घनत्व मिल जाएगा। और उसी वस्तु का अगर हम सापेक्ष घनत्व से उसका वास्तविक घनत्व पूछना चाहते हैं तो सीजीएस में तो सापेक्ष घनत्व और वास्तविक घनत्व समान होते हैं, और एसआई सिस्टम में सापेक्ष घनत्व में 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते ही उसका एसआई सिस्टम में आ जाता है घनत्व। तो इनके तो बड़े कमाल की चीज हो गई कि भैया आयतन के रेशियो से भी हम सापेक्ष घनत्व निकाल सकते हैं, दुनिया की सारी वस्तुओं के सापेक्ष घनत्व निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर, बड़ा आसान सा प्रैक्टिकल हो गया। तो ये थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी पे थोड़ा सा और आगे सोच लेते हैं किसी रूप में। तो रिलेटिव डेंसिटी को हम ये भी लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, या ये लिख सकते हैं कि वेट ऑफ बॉडी, WB मतलब वेट ऑफ बॉडी इन एयर, उसका हवा में कितना वेट है, अपॉन वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, कितना पानी विस्थापित हुआ, हवा में कितना भार था और उसके भार में कितनी कमी आई, ये हम क्या कह सकते हैं। वाटर डिस्प्लेस का मतलब क्या है, भार में कमी भी थी, तो हम क्या ये भी कह सकते हैं कि यही आपका थ्रस्ट फोर्स भी था, FB भी था, है ना, तो ये भी तो कह सकते हैं ना, वाटर वेट ऑफ बॉडी इन एयर, हवा में कितना भार है, और उसके वाटर डिस्प्लेस का मतलब वस्तु के भार में कमी, है ना, इसको क्या लिख देंगे, लॉस ऑफ वेट इन बॉडी। भाई जो भी वाटर डिस्प्लेस होता था वो किसके बराबर होता था, वस्तु के भार में कमी के, तो ये भी लिख सकते हैं बॉडी का, वस्तु का भार बट लॉस ऑफ वेट, यानी कि वस्तु का हवा में कितना भार है, हवा में कितना भार है माइनस पानी में कितना भार है, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर
बॉडी का वेट एयर में, बॉडी का वेट वाटर में, तो भार में कमी मिल गई। और भार में कमी किसकी थी, क्या थी, लॉस ऑफ वेट इन बॉडी, और वही किसके बराबर होती है, जितना पानी विस्थापित हुआ था। तो ये सब प्रिंसिपल से आ रहे हैं हमारे कौन से, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से। तो कभी कभी हम रिलेटिव डेंसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कभी कभी रिलेटिव डेंसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो रिलेटिव डेंसिटी को लिखने का एक तरीका ये भी है कि किसी वस्तु का भार हमने किसी लिक्विड में निकाल लिया, उसमें कितनी कमी। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। नहीं आई, वही बायंट फोर्स भी है, तो हमने निकाल लिया। फिर उसी वस्तु के भार में कमी हमने पानी में निकाल ली, उसके भार में कमी, लॉस, पानी में कितनी कमी आई, उनका जो रेशियो होता है वो भी रिलेटिव डेंसिटी के बराबर होता है। चाहो तो प्रूफ करके भी देख सकते हैं। देखो कैसे, भाई लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, तो मान लो हवा में वेट कितना WB, हवा में वेट कितना WB, और लिक्विड में वेट मान लो WBL, है ना। WB का मतलब बॉडी का हवा में भार, बॉडी का लिक्विड में भार, तो उन दोनों को घटा देंगे तो लॉस निकल जाएगा, कितना कमी आई। और ये क्या है, लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, तो हवा में कितना भार था और वस्तु का वाटर में कितना भार था, वेट इन वाटर, W वेट इन वाटर, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो भार में कमी किसके बराबर होती है, भार में कमी किसके बराबर होती है, बायंट फोर्स के बराबर। तो लिक्विड में बायंट फोर्स क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड इनटू G, और डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द वाटर इनटू G। और पूरी बॉडी डूबी रहेगी पानी में और लिक्विड में, पूरी डूबी डुबा के रखी, उसमें जो भार में कमी है वो निकाल ली, है ना। तो यहां से ये तो कट गया, तो क्या बचा, तो यानी कि ये भी क्या बना, रिलेटिव डेंसिटी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी के लिए फॉर्मूले जो कर कहीं पर आते हैं, तो इनको आप लिख सकते हैं सीधे सीधे। आपको ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला, हालांकि जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां से कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेन फॉर्मूला यही है, रो एल अपॉन रो वाटर। वाटर के सापेक्ष किसी वस्तु का घनत्व ही क्या कहलाता है, सापेक्ष घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के बेसिस पर हमने कुछ भार में कमी के बेसिस पर कुछ फॉर्मूले लिखे हैं जो कि आपको रिलेटिव डेंसिटी का डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ओके, चलिए हमने ये तो जान लिया कि हमारे पास की उत्प्लावन बल काम करता है, लेकिन किस पॉइंट पे काम करता है उसको जानते हैं। जिस पॉइंट पर उत्प्लावन बल काम करता है उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ बायंसी या उत्प्लावकता केंद्र, है ना। और गुरुत्व केंद्र की बात हम पहले से जानते हैं कि गुरुत्व केंद्र वो होता है जहां पर उसका कुल भार कार्य करता है ना, यानी कि सेंटर ऑफ मास ही एक तरह से उसका गुरुत्व केंद्र होता है। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में तो हम पहले से बहुत कुछ जानते हैं। हमें तो इस वाले के बारे में जानना है कि हमारा ये जो उत्प्लावन बल है ये कहाँ काम करता है, जिस पॉइंट पे काम करता है उस पॉइंट को नाम दे दिया उत्प्लावकता केंद्र या सेंटर ऑफ बायंसी, COB बोल सकते हैं इसको, COB, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी COG, है ना। ये तो हमें पता ही है पहले से, इसके बारे में जानते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लो, मैं समझाने के लिए समझेंगे इसको, कि मान लीजिएगा हमारे पास ये एक लिक्विड है, ये एक लिक्विड है, इस लिक्विड में हमने एक इमेजिनरी गोला माना, काहे का, दिस इज काल्पनिक, है ना, काल्पनिक गोला, इस इमेजिनरी स्फीयर ले लिया एक ऑफ वाटर, पानी का एक काल्पनिक गोला माना, पानी रुका हुआ है। तो आपको पता है इस गोले में इसका जो एक केंद्र है, क्या यहां पर उसका वेट काम करता है, यस, mg काम करता है यहां पर, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसे कि सेंटर ऑफ मास पे काम करता है, द्रव्यमान केंद्र पर काम करता है कुल भार, ठीक। ये बात हम पहले से जानते हैं। लेकिन ये पानी यहां रुका हुआ है साम्यावस्था में, है ना, ये पानी जो है इतना, ये पानी का गोला है, पानी के अंदर ही पानी का गोला मान लिया इमेजिनरी, तो ये पानी के भाग तो नहीं रहा, ये कहीं रुका हुआ है, इसका मतलब इस पर कुल बल जो है एक तो ये लग रहा, और अगर ये यहीं पर रुका हुआ है तो बाकी का जो नेट बल है वो कौन रोक के रखा हुआ है, वो तभी रुक पाएगा जब इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता होगा, इसके विपरीत में। और वो कहां से आएगा बल, जो बाकी बचा हुआ पानी है उसने रोक के रखा हुआ,
उसने रोक के रखा, मतलब बाकी बचे हुए पानी का बल ही क्या है, बायंट फोर्स है, ये कह सकते हैं, है ना। बाकी बचे हुए पानी का बल ही बायंट फोर्स है। इधर से भी लग रहा है, 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 उन्होंने रोक के रखा हुआ है सारे पानी को, है ना, तो वो उसको बैलेंस कर रहा है। तो यहां पर जो उत्प्लावन बल था वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास के बिल्कुल बराबर ही आ गया, जहां पर इसका वेट भी और सेंटर, जहां पर उसका वेट भी काम कर रहा है और उसका उत्प्लावन बल भी काम कर रहा है, क्योंकि तभी रुक सकता है ना। तो साम्य अवस्था में ध्यान देंगे, साम्य अवस्था में एफ बी का मतलब क्या हुआ, जो बाकी बचा हुआ पानी है, एफ बी का मतलब बाकी बचा हुआ पानी का बल, यही तो हुआ, जो बाकी बचे हुए पानी ने बल लगा रखा, उसने तो रोक के रखा, तो ये वेट को बैलेंस कर रहा इक्विलिब्रियम में, और यही किसके बराबर बैठ रहा है, इसके mg के बराबर भी है। इस केस में आप कह सकते हो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या है, सेम है सेंटर ऑफ बायंसी। सेंटर ऑफ बायंसी क्या हुआ, जहां पर उत्प्लावन बल काम कर रहा हो, है ना। सेंटर ऑफ बायंसी का मतलब वेयर एफ बी वर्क, जहां पर एफ बी काम कर रहा हो वो लेंगे, और यहां पर क्या है, जहां पर उसका भार काम कर रहा हो, वेयर एम जी वर्क, ऐसा समझ लो, जहां पर उसका भार काम कर रहा हो। तो ये तो बात समझ में आ गई कि इसका मतलब तो ये हुआ कि क्या ये हमेशा बराबर होंगे, क्या ये हमेशा बराबर होंगे, नहीं, हमेशा बराबर हो जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर ये बराबर है तो ये चीजों पर कुल आप देख सकते हो कि वाली इक्विलिब्रियम में रहेगी, चीजें घूमेंगी नहीं बस। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इस पानी के गोले की जगह मैं इसमें एक गोला ले लूं जिसमें आपने आधे में कॉपर है आधे में एल्यूमिनियम है, मान लीजिएगा ये आपका एल्यूमिनियम है और ये वाला कॉपर का गोला है, उतनी रेडियस का, जितनी इसकी थी उतनी रेडियस का ये ले लिया और इसको उठा के पानी में डुबा दिया, इसको उठा के उतने ही पानी में यहां डुबो दिया, और ये यहां पर मान लीजिएगा इक्विलिब्रियम में है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो अब बताओ कि इसका वेट तो कहां काम करेगा, वेट तो कहां काम करेगा, तो वेट तो अब इसका सेंटर ऑफ मास पे काम करेगा। सेंटर ऑफ मास कहां चला गया होगा, अब क्या इसका सेंटर ऑफ मास उसका वही होगा जब पहले था, नहीं। सोचो अलग अलग भार के हैं, अलग अलग भार के हैं, तो उसका मतलब अलग अलग द्रव्य अलग अलग मेटेरियल के बने हुए हैं, तो सेंटर ऑफ मास कहीं मान लो यहां आ गया, मान लिया कि सेंटर ऑफ मास कहीं यहां आ गया, ठीक, ऐसा कहीं यहां पे सेंटर ऑफ मास आया, तो उसका वेट तो कहीं यहां काम कर रहा। लेकिन एफ बी किसके बराबर होता है, जितना पानी उसने विस्थापित किया। भाई मैं बाकी बचे पानी का बल भी कह सकता हूं या ये भी कह सकता हूं कि इतना पानी उसने विस्थापित करना पड़ेगा, उस बल के भार के बराबर होगा। तो इस पानी के विस्थापित पानी, ये भी कह सकता हूं कि ये क्या हुआ, विस्थापित पानी का भार, ये भी तो कह सकता हूं। तो मैं ये कहूंगा एक्चुअल में कि जब मैंने यहां पर ये इतना गोला यहां पर रखा तो इसने इतना पानी विस्थापित किया, और जो विस्थापित पानी होगा वो तो इतना ही होगा, तो विस्थापित पानी का जो सेंटर होगा दैट इज सेंटर ऑफ बायंसी। विस्थापित पानी का जो सेंटर होगा, और विस्थापित पानी तो जितना ये है इतना ये पानी, तो विस्थापित पानी का सेंटर तो अभी भी यही हुआ, यानी कि एफ भी तो अभी भी यही हुआ। तो इसमें रोटेशन का इफेक्ट आ जाएगा, घुमा देंगे दोनों, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग टॉपिक है कि घूम रही है चीजें, वो हम बाद में देखेंगे कि घूमने का क्या कंसेप्ट है। लेकिन घूमने के बाद मतलब इसमें होगा कि सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग हो सकते हैं, घूमेगा तो कहीं टॉर्क वर्क निकालना पड़ जाएगा, बस ये होगा। तो कुल मिला के बात ये हुई कि सेंटर ऑफ बायंसी का मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ बायंसी का मतलब हुआ विस्थापित पानी के सेंटर पर काम करेगा, है ना। सेंटर ऑफ बायंसी का मतलब सेंटर ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, विस्थापित पानी का जो भार होगा उसका जो केंद्र होगा, क्योंकि ये तो अभी भी पानी उतना ही विस्थापित करेगा ना, गोला ये उतना ही विस्थापित करेगा। तो हमने पानी का गोला माना था, उसका सेंटर यहाँ था, अब हमने ये ले लिया, तो पानी का गोला तो अभी भी इतने बैठेगा यहाँ पे, सेंटर तो उसको इतना ही लगेगा, उस पानी को बाहर निकाल लेंगे तो उसका सेंटर भी बैठेगा। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर हमेशा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ बायंसी सेम हो जरूरी नहीं है, मैक्सिमम टाइम ये बराबर होते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम दे रहेगा तो उसका मतलब सेम होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग हो जाएं, अलग अलग तभी होंगे जब हमारा सेंटर ऑफ मास कहीं और है, सेंटर ऑफ बायंसी आपका
लिक्विड डिस्प्लेस के सेंटर को बोला जाएगा। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, सेंटर ऑफ बायनेंसी का मतलब कि जब कोई वस्तु को डुबाते हैं उसकी वजह से जो पानी डिस्प्लेस हुआ उस पानी का केंद्र कहाँ है, वही सेंटर ऑफ बायनेंसी है। ठीक, और वस्तु का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मास आएगा वो सेंटर ऑफ मास पे भार काम करेगा। तो वो दोनों सेम हो, जरूरी नहीं है, जरूरी हो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी। मान लो मैं आपसे बोलूं कि भाई मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या लिया, मान लो मैंने एक आयरन का गोला ले लिया, कंप्लीट आयरन, तो क्या इसका भार यही काम करेगा? यस। और क्या जितना पानी ये डिस्प्लेस करेगा उस पानी का सेंटर भी यही होगा, क्योंकि स्फेरिकल में है, तो क्या ये एफबी भी यही होगा? तो क्या ये घूमेगा? तो ये घूमेगा ही नहीं, है ना। तो घूमने का इफेक्ट आना ना आना इस बात पर डिपेंड करता है कि सेंटर ऑफ बायनेंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है या अलग अलग है, और अलग अलग होंगे तो घूम जाएगा, सेम होंगे तो नहीं घूमेगा। सिंपल सी भाषा में बात ये हुई। तो फिर से एक बार समझ ले, सेंटर ऑफ बायनेंसी का मतलब जो पानी विस्थापित होता है, डिस्प्लेस होता है, उसके सेंटर पर जो बल काम करेगा वही उत्प्लावन बल, वही आपका सेंटर ऑफ बायनेंसी होगा जहां पर उत्प्लावन बल काम कर रहा होगा। जबकि सेंटर ऑफ मास पे वेट काम करता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। दोनों सेम होंगे तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में रोटेट भी नहीं करेंगे, घूमेगी भी नहीं, और अलग अलग होंगे तो घूमने का प्रभाव भी आ सकता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। सेंटर ऑफ बायनेंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। आप देखेंगे मैक्सिमम सवालों में सेंटर ऑफ बायनेंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम ही होता है, आप इक्विलिब्रियम दोगे, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अलग अलग होंगे तो क्या होगा, जब होंगे अलग अलग तो वो भी कराएंगे। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, हम ये जान चुके हैं कि बायंट फोर्स क्या होता है और किस तरीके से वो काम करता है, क्या उसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब बायंट फोर्स से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि लगभग सारी वेराइटी उसमें कवर हो जाएंगी, इससे आपको और फील आएगी कि अच्छा बायंट फोर्स के कंसेप्ट इस तरीके से अप्लाई करने हैं। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपको एक कंटेनर में आपको एक क्यूब एक दे दिया, क्यूबॉइड एक घनाभ दे दिया, ये ऐसे मान लीजिएगा ये एक्स है, इतना डूबा हुआ है और ये तैर रहा है, ये तैर रहा है, इसकी डेंसिटी 3 रो है, इसका घनत्व रो है। जो पानी या लिक्विड है उसके घनत्व कितना? 3 रो, इसका घनत्व कितना? रो। जाहिर सी बात है लिक्विड का घनत्व ज्यादा है तो तैरेगा, तो तैर रहा है वो। क्लियर? आपसे बोला है कि ये x कितना है अगर ये तैर रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये x कितना है अगर, तो हम इसमें क्या दिया हुआ कि ये जो बॉक्स है या ये जो आपको क्यूबॉइड दिया हुआ है घनाभ, ये एक तरह से इस तरह का है जिसकी ये साइड दे रखी है a, ये साइड है b और ये साइड है c। ये ABC साइड है इसकी, तो इसको उठा के इसमें रखा तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है, यानी कि ये तैर रहा है। अगर तैर रहा है तो ये x पूछा हुआ है। सिंपल, x भी पूछ सकता है, बाहर का भी भुजक पूछ सकता है कितना बाहर है ये, या कितना वॉल्यूम या आयतन बाहर है, कितना वॉल्यूम या आयतन अंदर है, कितना परसेंट वॉल्यूम अंदर है, कितना परसेंट वॉल्यूम बाहर है। इस तरह के कई सवाल से बन सकते हैं, है ना। को कुछ भी परसेंटेज वॉल्यूम कितना अंदर है, परसेंटेज वॉल्यूम कितना बाहर है, कितनी लंबाई इसकी पानी के लिक्विड के अंदर है, कितनी लंबाई बाहर है लिक्विड के, है ना। तो परसेंटेज के अलावा अलग अलग वॉल्यूम भी पूछ सकता है कि भाई कितना अलग अलग वॉल्यूम है दोनों को बाहर और अंदर। ठीक है, तो ये कई तरह की वैरायटी है, हम सारे कवर कर लेंगे। लेकिन मेन पॉइंट है कि ये एक्स अगर आपको पता लग जाए तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। चलो जी, अब हमें पता है कि भाई ये फ्लोट कर रहा है। फ्लोट करने के केस में हमें ये बात पता है कि फ्लोट करने के केस में इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा और ये फोर्स लग रहा होगा Fb, और नीचे की तरफ इसका वेट होगा जिसने इसको बैलेंस किया होगा। और बहुत जगह ये कंडीशन काम आएगी इन केस ऑफ फ्लोटिंग, दैट इज Fb इक्वल टू mg, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो अब Fb का हमें पता है कि Fb का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड इनटू g, दैट इज बायंट फोर्स। इसको रट लें, डेंसिटी लिक्विड की आएगी, वॉल्यूम यानी कि आयतन उस वस्तु का आएगा जितना हिस्सा उसका डूबा हुआ है। हो सकता है पूरा डूबा हो सकता है कुछ हिस्सा डूबा हो, है ना। और बाहर जब निकालेंगे वस्तु को तो बाहर निकालने के लिए वस्तु का पूरा द्रव्यमान लेंगे, और ये वस्तु और पूरा द्रव्यमान लेने के लिए वस्तु की पूरी जो है उसका पूरा आयतन भी लेंगे और उसका वस्तु का ही घनत्व भी लेंगे। ठीक है, तो चलो जी करते हैं। तो क्या फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी कितनी? 3 रो, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, इतना वॉल्यूम बॉडी का अंदर है, ये वाला वॉल्यूम। सोचो ये लेंथ कितनी a और ये कितनी है b, और सोचो ये x हिस्सा अंदर है, ये x है, तो हम तो इस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो ab इंटू एक्स, लेंथ विड्थ और हाइट,
तो इतना वॉल्यूम अंदर है, तो कितना वॉल्यूम अंदर है वो कितना होगा, ए बी इंटू एक्स, दैट इज ए बी एक्स इंटू जी. दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड इंटू जी इक्वल टू एम जी का मतलब पूरी बॉडी का द्रव्यमान इंटू जी करना. तो डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना बैठेगा, पूरा वॉल्यूम ए बी सी इंटू जी. अरे भाई ये फॉर्मूला याद रखना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड इंटू जी बराबर डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी. ये काम आने वाला है फॉर्मूला बहुत ज्यादा, है ना, और तैरेगी तभी जब इसकी डेंसिटी ज्यादा हो, इसकी कम हो. अच्छा ये बात हम पहले ही कर चुके थे कि बायंट फोर्स कहाँ काम करता है भाई. बायंट फोर्स जो लिक्विड डिस्प्लेस किया गया, जो लिक्विड विस्थापित किया गया, उस विस्थापित लिक्विड के सेंटर पे काम करता है बायंट फोर्स. उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ बायंसी या उत्प्लावन बल का केंद्र. सेंटर ऑफ बायंसी या उत्प्लावकता केंद्र या फिर उत्प्लावन बल का केंद्र बोल देते हैं. तो यहाँ पे जो पानी होगा इसका जहां पर भी सेंटर होगा वो वाले का सेंटर और इसका सेंटर चूंकि एक लाइन में, इसलिए एक ही लाइन में होने की वजह से आप इसको बैलेंस कर लेगा. ठीक है. अच्छा अब x चाहिए था मुझे तो भाई, तो लो जी ए बी जी रो से रो, तो x की वैल्यू आ गई c/3. ये वाला कितना है, इनसाइड इनसाइड डेप्थ कह सकते हैं, गहराई, अंदर कितनी गहराई तक डूबा हुआ है ना. और अगर बोले आउटसाइड गहराई, आउटसाइड कितनी है, L माइनस एक्स या C माइनस एक्स, दैट इज C माइनस C/3 यानी कि 2C/3, 2C/3 आ गया. अच्छा अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें. इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें. और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे. अब मैं इस सवाल तो ये हो गया, अब मैंने आपको बोला कई तरह के सवाल इसमें बन सकते हैं. हो सकता है कि कितना वॉल्यूम अंदर है, कितना वॉल्यूम बाहर है. तो अगर मैं बोलूँ कि भाई इसमें बताओ V इनसाइड कितना है, तो जाहिर सी बात है ए बी एक्स था. लो जी, तो ए बी C/3. तो आउटसाइड कितना है, लो जी आउटसाइड कितना, पूरा वॉल्यूम में से घटा दो सको तो लो, या फिर ये ले लो ए बी इंटू 2C/3, ए बी इंटू 2C/3, चाहे तो उसमें से घटा दो पूरे में से ये, चाहे आप डायरेक्टली ले लो साइड इसकी बाहर वाले हिस्से की. तो ए बी इंटू 2B ऐसे नहीं कि 2ABC/3. ये आ गया वॉल्यूम आउटसाइड का, ये आ गया वॉल्यूम इनसाइड का. ठीक है, और ये आ गया वॉल्यूम आउटसाइड का. पूछ सकता है कि भाई कितना वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम पूछ लेता है, कितना परसेंट वॉल्यूम बाहर है या कितना परसेंट वॉल्यूम अंदर है. मान लो आपसे पूछा है कि भाई परसेंटेज, तो डेल्टा V/V, और किसका परसेंटेज पूछा, इनसाइड का, इंटू 100. कितना परसेंट आयतन अंदर है, तो अंदर कितना आयतन है, कितना अंदर आयतन है भाई, यह है ABC/3. ये लो, किस में से, ABC में से, टोटल आयतन तो ABC है ना, तो ABC में से ABC/3 अंदर है इंटू 100. तो कितना आ गया, इससे कटा, दैट इज 33.33%. इतना परसेंट अंदर आ गया. और यानी कि 63, अगर उसको आप माइनस करोगे तो 60 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, वो अंदर आ जाएगा 66.66. तो वो अंदर की, बाहर की तरफ आ जाएगा. ये अंदर की तरफ है, इतने परसेंट आयतन बाहर की अंदर है और बाकी का बचा हुआ बाहर है. तो इस तरीके से इसमें आयतन से संबंधित कई सारे सवाल पूछ सकता है. अच्छा इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, भाई आपने एक तरह से अंदर कितना आयतन लिया और बाहर और टोटल आयतन कितना था उसी की तो बात करी. तो इसके लिए हम एक डायरेक्ट शॉर्ट भी लगा सकते हैं कि हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉडी. ये तो होता है पूरा वॉल्यूम. तो जरूरत नहीं आप इन वॉल्यूम को निकालें, आप क्या करो सीधे डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है, डेंसिटी ऑफ बॉडी कितनी है रो, ये कितनी है 3 रो,
इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज वॉल्यूम आ जाएगा। ये लो, क्या ये 100/3 आ गया, और क्या इसको 33.3%। मतलब अगर आपको डायरेक्ट परसेंटेज पूछा जाए या फ्रैक्शन पूछा जाए, भिन्नात्मक रूप पूछा जाए आयतन का, कितना भाग डूबा हुआ है, कितना भाग बाहर है, तो डायरेक्ट घनत्व का अनुपात निकाल के भी आप बता सकते हैं। ठीक है, घनत्व के अनुपात से भी आप ये बता देंगे कि कितना भाग डूबा है और कितना भाग बाहर है। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर भाग पूछा हुआ है केवल तो आपको शॉर्ट ट्रिक हो गया, नहीं तो आप पूरा सोल्व कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं हो। मैंने सारे तरीके से समझा दिया एक छोटे से सवाल में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी सेम वैरायटी का क्वेश्चन है लगभग, थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर दिया कि मान लो इसमें सिलेंडर दे दिया, क्यूब की जगह क्या दे दिया, सिलेंडर दे दिया। तो सिलेंडर का कुछ हिस्सा डूबा हुआ है, तो ये x कितना डूबा हुआ है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x कितना है और कितने प्रतिशत आयतन बाहर है, ये पूछा हुआ है। तो देखो कैसे करते हैं, सिंपल अपने को वही, और फ्लोटिंग के केस में है ना, इन केस ऑफ तैरने, सिलेंडर तैर रहा है, सिलेंडर इज फ्लोटिंग। ठीक है, तैर रहा है, तो तैरने का कंडीशन आपको पता ही कि एफ बी बराबर mg है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज 4 रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, ये वाला, तो ये एरिया ए इंटू एक्स इंटू जी बराबर डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी वॉल्यूम इंटू जी, ये लो ए जी रो, एक्स बराबर L/4, मतलब 1/4 हिस्सा डूब रहा है। तो आप बोल भी सकते हो भाई 1/4 डूबा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसकी लंबाई 1/4 डूबी हुई है, तो यानी कि 25% डूबा और 76% बाहर है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। लेकिन अगर वैसे निकालना हो, मान लीजिएगा आप बोलें कि भाई आउटसाइड वॉल्यूम कितना है, पहले तो आप आउटसाइड की बाहर ये निकाल लो, ये कितनी होगी L-x, तो L-x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L-L/4, 3L/4, 3L/4। तो आउटसाइड वॉल्यूम कितना आ जाएगा भाई, A इंटू ये वाली लेंथ L-x, L-x, दैट इज 3L/4। इतना वॉल्यूम बाहर की तरफ है, और अंदर की तरफ टोटल वॉल्यूम कितना है, V टोटल कितना है, A इंटू L। तो परसेंटेज पूछा, तो परसेंटेज कैसे लिखते हैं, V आउटसाइड अपॉन V इंटू 100, तो वही कितना आ गया, 3AL/4 अपॉन AL इंटू 100। ये लो, तो 3/4 वॉल्यूम बाहर है और 1/4 वॉल्यूम अंदर है, दैट इज 75%। ठीक, और जैसे मैंने आपको बताया कि परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है वॉल्यूम इनसाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये होता ही है। तो डायरेक्ट आप इसको परसेंटेज इनसाइड वाला का निकाल सकते हैं इससे। तो वॉल्यूम, इसका डेंसिटी कितनी बॉडी की, रो, ये कितनी है 4 रो, तो वॉल्यूम इनसाइड अपॉन वी टोटल, ये कट गया, तो 1/4 इसका आ गया रेशियो। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा कितना, 25%, कितना आया वॉल्यूम इनसाइड, इतने परसेंट वॉल्यूम अंदर की तरफ है। तो आउटसाइड वॉल्यूम कितना आ गया भाई, वी आउटसाइड, बाहर की तरफ कितना आयतन है परसेंटेज में, 100 - 25, दैट इज 75%। तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप इस चीज को, है ना। तो ये बेसिक और फंडामेंटल चीज है, इसकी जो याद रखनी है, कई जगह सवालों में इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक घन दिया हुआ है, इस घन के ऊपर एक छोटा सा कोई 200 ग्राम का सिक्का या कोई भी द्रव्यमान रखा हुआ है। एक बर्तन के अंदर एक घन है, घन के ऊपर कोई 200 ग्राम द्रव्यमान का एक सिक्का मान लो या कोई भी 200 ग्राम का द्रव्यमान रखा हुआ है। तो सवाल में ये पूछा है, पानी के अंदर है ये पानी के अंदर डूबा हुआ है पूरा का पूरा। तो सवाल में ये पूछा हुआ है कि अगर इस सिक्के को हटा दिया जाए या इस भार को हटा दिया जाए, 200 ग्राम को हटा दिया जाए, तो ये जो क्यूब है, ये जो घन है, ये 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है, ये 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। जब ये 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया तो आपको बताना है कि कितना इसका साइज है, यानी कि इसकी भुजाई कितनी है, उसका साइड कितनी है, उसका आयतन वॉल्यूम या उसका द्रव्यमान कितना है, ये सब चीजें पूछ ली। तो फिर से पूछ लो
कि भाई एक घन के ऊपर 200 ग्राम का द्रव्यमान पानी के अंदर तैरते हुए रखा हुआ है। जब द्रव्यमान को हटा दिया जाता है तो जो घन होता है, घन 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। घन 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो घन का आकार, द्रव्यमान ज्ञात करो, ठीक है। घन की भुजा ज्ञात करनी, आकार मतलब उसकी साइड कितनी है। तो मान लो साइड इसकी ए है, तो शुरू में स्थिति ये थी, ये रखा हुआ 200 ग्राम का द्रव्यमान, 200 ग्राम का द्रव्यमान ये रहा, इसको हटा दिया तो जाहिर सी बात है ऊपर उठेगा। भाई तैर रहा था, ऊपर उठेगा, तो ऊपर उठ करके यहाँ पे तैरने लगा, तो दोनों स्थिति तैरने की है। वाह, बड़ा आसान हो गया, अभी दोनों स्थिति तैरने की आ गई। तो तैरने की आ गई तो एफ बी बराबर एम जी लगाना ही है। तो यहां पर तो मान लो इसका द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान m है, तो ये 200 ग्राम है। यहां पर तो m प्लस 200 ग्राम को बैलेंस किया हुआ है बायंट फोर्स ने, यहां केवल m के भार को बैलेंस किया हुआ है। दो समीकरण बनाओ और आसानी से आप आकार भी और m भी निकाल सकते हो दोनों समीकरणों से। चलिए सोल्व करते हैं बेटे। एफ बी बराबर mg लगाना ही होता है, वेट। तो एफ बी कितना है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड। क्या ये पूरा वॉल्यूम है बॉडी का? यस, ये बहुत छोटा सा मान लिया द्रव्यमान, इसको बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है पतला सा। तो यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, पूरी बॉडी का वॉल्यूम तो अंदर ही है, ये बहुत पतला सा मान लो ऐसे, बिल्कुल इसका द्रव्यमान वॉल्यूम मतलब बहुत ही कम है, ऐसा मान लो। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना? ए क्यूब इंटू जी, ए क्यूब इंटू जी, ठीक है। इस भार ने, इस बल ने क्या बैलेंस किया हुआ इस भार को, कितने को? m प्लस 200 इंटू जी। ये सब मैंने कहा किस में ले लिया? सब सीजीएस में ले लिया है ना। m भी किस में ले लिया? ग्राम में। तो सब किस में ले लिया? सीजीएस में, ताकि जो है काटने में आसानी रहे। जी भी सीजीएस में ले लो और भाई अपने पास यहां पर क्या बन जाएगा? m प्लस 200 बराबर रो ए क्यूब। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन में, ये तो फर्स्ट केस हो गया है ना, फर्स्ट केस। सेकंड केस, जब उसको हटा दिया, हटा देने पर तो क्या हो रहा है? एफ बी बराबर डब्ल्यू है, तो कौन सा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड। अब ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना है भाई इनसाइड द लिक्विड? ये वाला x, इसने कहा ये 2 सेंटीमीटर है, तो x बराबर a माइनस 2, 2 सेंटीमीटर बाहर है ना, तो x बराबर a माइनस 2। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड कितना? a स्क्वायर इंटू एक्स। भाई अगर आप इसको ऐसे ओपन में करोगे तो सोचो, ध्यान दो कि अपने पास ये क्यूब बन गया, और ये क्यूब जो बना ये a है, ये भी a है, लेकिन इतनी तो x है, तो इतने तो वॉल्यूम चाहिए। तो a स्क्वायर इंटू एक्स, a इंटू एक्स, दैट इज वेट किसका? mg, जो हमने m द्रव्यमान का टोटल वेट है। अच्छा, अब क्या करना भाई? मुझे तो यहां से क्या चाहिए? और a चाहिए, तो x के लिए तो पता ही मुझे, x तो पता, रो a स्क्वायर इंटू a माइनस 2 बराबर mg। अच्छा, जी भी चाहिएगा, यहाँ जी भूल गए आप, जी से उड़ा दो, ये उड़ गया। मुझे चाहिए ए, तो एक काम करो, m की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, चाहे यहाँ से वहां पर रख दो, एक ही बात है। मान लो m को उठा के यहाँ रखा, m बराबर रो ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 2, यहाँ पे पुट कर दिया, रो ए स्क्वायर ए माइनस 2 प्लस 200 इक्वल टू रो ए क्यूब। देखो, इस m की वैल्यू को उठा के यहां रख दिया, तो a निकल जाएगा, और a क्या है? साइज, आकार है उसका। तो पहले तो देखो जो कट रहा है उसको काट दो, रो भी कट रहा है, a स्क्वायर नहीं कट नहीं रहा, तो रो ए क्यूब माइनस 2 रो ए स्क्वायर, और एक काम करते हैं, 200 हो गया रो ए क्यूब। क्या रो ए क्यूब से रो ए क्यूब कट गया? यस। तो यहां से 2 रो की वैल्यू, 2 रो ए स्क्वायर बराबर 200। अब देखो यहां से 2 रो की वैल्यू कितनी है? 1,
क्योंकि सीजीएस में ले रहा हूं। तो आंसर जो आएगा ए का वो भी सीजीएस में सेंटीमीटर में आएगा, इंटू ए स्क्वायर बराबर 200। सोचो 200 कट गया 100 आ गया, तो ए बराबर कितना आ गया 10। ए बराबर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर उसकी साइड है, तो उसका आयतन कितना हो गया ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब 100, ए क्यूब का मतलब सॉरी ए क्यूब का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब है ना, 10 गुना 10 इंटू 10। लेकिन उसने पूछा उसका मास, तो ए की वैल्यू रख दो कोई भी समीकरण में, यहां रख दो चाहे वहां रख दो, ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो। अगर आपको m चाहिए तो m निकालने के लिए a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट की जा सकती है। देखो आपके पास दो इक्वेशन है, एक ये रही और एक ये रही, है ना, दो इक्वेशन आ गई। तो कोई भी इक्वेशन ले लो, मान लीजिएगा मैंने m a की वैल्यू 10 को इस इक्वेशन में रख दिया, मान लो यहां रखा, तो रो की वैल्यू 1, a की वैल्यू 10 का क्यूब कितना आ गया 1000 आ गया, तो 200 10 घट जाएगा तो m कितना आ गया 800। और आंसर जो आएगा ग्राम में आएगा, आंसर जो आएगा वो ग्राम में आ जाएगा। देखो 800 ग्राम का है यानी कि ये क्यूब, ठीक। तो अगर आपसे ये पूछ लेता कि इसका आयतन बताओ तो आयतन भी निकाल लेंगे। अगर आपसे पूछ लेगा इसका घनत्व बताओ तो घनत्व निकालने में कोई दिक्कत नहीं, द्रव्यमान भी आयतन भी है, घनत्व भी निकाल सकते हैं। खैर वो सब चीजें आप निकाल सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको ये फॉर्मूला अच्छा से अप्लाई करना आना चाहिए। कितना भाग डूबा हुआ है, कब कितना आयतन लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।